हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसे कहते हैं धातु एवं अधातु। जो धातु एवं अधातु का चैप्टर नंबर कितना है, तो चैप्टर नंबर 3 में है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु का पूरा ऑब्जेक्टिव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का, मेटल एवं नॉन मेटल का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करने वाले हैं हम लोग। मेटल एंड नॉन मेटल का जितना भी ऑब्जेक्टिव है पूरा करने वाले हैं। तो आज हमने जितना भी जो मेटल और नॉन मेटल का ऑब्जेक्टिव था वो सब लाया है। और देखिएगा आप लोग, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग आज के सेशन को चालू करते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है ये बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। मतलब निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, वो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन कर लेता है। तो क्या वो कॉपर है, क्या वो Hg पारा है, क्या वो Ag यानी Ag मिस होता है, इसका संकेत है चांदी का, सिल्वर का संकेत है Ag, ठीक। और Au की है तो Au है सोना का। Au किसका है, तो Au सोना का है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि सोना जो है सबसे कम होता है, उसके बाद चांदी, उसके बाद Hg होता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, फीका सा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा सबसे, अब इसमें अभिक्रियाशील जो हो जाएगा, अभिक्रियाशील इसमें बी क्या हो जाएगा, Hg। Hg इस हिसाब से सबसे अभिक्रियाशील हो जाएगा, यानी पारा इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा इस ऑप्शन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है। जब अधातु बोलेगा दोस्तों, जब अधातु बोलेगा तो सिर्फ एक ही का नाम याद करिएगा, ब्रोमीन। क्या ये ब्रोमीन जो गैस है ये कमरे के ताप पर, मतलब कमरे में जितना भी ताप रहेगा कमरे के ताप पर ही क्या होता है, ये पिघल जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर धातु पूछता तो धातु, अगर बोलेगा धातु बोलता तो धातु दोस्तों बोलता धातु। अगर ये धातु रहता तो कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव है, तो धातु में हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा, धातु में हो जाएगा पारा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ब्रोमीन जो है अधातु में आ जाएगा ब्रोमीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र है। मतलब फास्फोरस जिसको P से संकेत है, इसका जो आणविक सूत्र है, मतलब आणविक सूत्र क्या है, तो फास्फोरस का आणविक सूत्र जो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, तो आणविक सूत्र हो जाएगा P4। क्या हो जाएगा, P4। इसका फार्मूला होता है P4। फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है। P का 4 अणु होता है, P4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस एक्स से निकलता है। मतलब जो कॉपर बनता है वो किस एक्स से, एस के, मतलब एस क्या है, वो धातु जिसे धातु निकाला जाता है। ये कच्चा पदार्थ होता है, कच्चा पदार्थ से धातु निकाला जाता है। जैसे एल्युमिनियम का होता तो एल्युमिनियम का बॉक्साइड था, एल्युमिनियम बॉक्साइड से ही क्या बनता है, तो एल्युमिनियम बनता है। उसी तरह जो कॉपर है, कॉपर किससे बनता है, तो कॉपर बनता है क्यूप्राइट। किससे, क्यूप्राइट। ऑप्शन नंबर सी में है, वो क्यूप्राइट से बनता है। कॉपर ग्लास से नहीं बनता है, कॉपर पाइराइट से नहीं बनता है, तो क्यूप्राइट से बनता है। क्या चीज़, क्यूप्राइट से बनता है। इसका फार्मूला आता है Cu2O, Cu2, यानी कॉपर के दोनों ऑक्सीजन का एक अणु होता है, क्या, क्यूप्राइट। अगर यहाँ पे 3 ठो एस है कॉपर का, एक है क्यूप्राइट, क्यूप्रम, और एक और कुछ एस होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे ये कह रहा है कि साधारण गंधक के किस आणविक रूप में पाया जाता है। मतलब साधारण गंधक है सल्फर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सल्फर। सल्फर किस रूप में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा सी, S8। क्या हो जाएगा, S8। साधारण गंधक किस आणविक में पाया जाता है, तो हो जाएगा S8। क्या चीज़, S8 में पाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है
कि किसी अधातु के परमाणु के 72 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बात यहाँ पे नोट करके लिखना है। अगर धातु रहेगा तो धातु के 72 कक्ष में अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो धातु जब रहेगा वो जो धातु उसके 72 कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो 2 आ सकता है या तो 3 आएगा। इतनी इलेक्ट्रॉन आएगा, उससे उससे न ज़्यादा आएगा ना कम, या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या तो 3 आएगा। अगर 4 आ जाए, अगर जो अधातु होगा तो अधातु में क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे रुक जाइएगा। अगर ये अधातु रहेगा, अधातु रहता तो अधातु में क्या होता कि अधातु में 4 होगा इलेक्ट्रॉन, या तो 5 होगा या तो 6 होगा या तो 7 होगा। ये सब अधातु में, या तो 8 भी हो सकता है। ये किस में पाया जाता है तो अधातु में। अधातु के 72 कक्ष में 1, 4, 5, 6, 7 ये सब इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन अगर धातु बोलता तो धातु में क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अगर जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोडियम क्या है, सोडियम क्या है तो एक धातु है। सोडियम क्या है, एक धातु है। तो सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है, यहाँ पे संकेत से बताता है। सोडियम का संकेत Na होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। अब 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप लोग पढ़े होंगे इसमें सेल को कितने पहला हुआ K-L-M ऐसे करके बांटा गया है। तो पहला सेल में जो प्रथम सेल में होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में कितना हो जाएगा तो दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और तीसरा में कितना होता है तो इसी तरह 18 जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला सेल में इसका कितना है परमाणु संख्या सोडियम का तो 11 है। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा में 8, तो कितना हो गया 10 हो गया। बचा कितना तो लास्ट वाला में 1। यही लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये धातु था कितना आया, धातु था इसलिए इसका आया कितना 1 आया। 72 कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आया। और जो 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। पूछता है कि किसी भी धातु या अधातु के 72 कक्ष के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी बंधन में क्या कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो 72 कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही भाग लेता है। जैसे धातु क्या करेगा तो धातु इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और अधातु क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। और दोनों सह संयोजक आयनिक बंधन या कुछ भी आयनिक बंधन, जब धातु अधातु मिलेगा तो आयनिक बंधन बनाएगा, और जब अधातु अधातु आपस में मिलेगा तो सह संयोजक बंधन बनाएगा। बोलेगा कि धातु और अधातु मिलकर कौन सा बंधन बनाते हैं तो जब भी धातु अधातु मिले तो आयनिक या विद्युत संयोजक बंधन, और जब अधातु मिलेगा तो आप लोग कहिएगा सह संयोजक बंधन। जैसे हम लोग बोले थे कि धातु के 72 कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 ही होगा या 2 होगा या 3 होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर हम धातु ले लिए कैल्शियम, क्या हो गया Ca, इसकी परमाणु संख्या 20 है। अब इसको भी करेंगे तो 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको करके देखते हैं तो पहला सेल में 2 आ जाएगा, दूसरा में 8 आ जाएगा, 10 हो गया, तीसरा में भी 8 ही रहेगा, तो 2, 8, 10 और 10, 18। अब बचा कितना 2, तो देखो यहाँ भी 2 ही आया। 3 आ सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं आएगा। अब ज़्यादा आएगा तो वो अधातु होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अब प्यार से क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सॉरी दोस्तों रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो जो है वो जूम हो गया है। बोल रहा है यहाँ पे, रुक जाना, यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसी अधातु के परमाणु के 72 सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधातु तो अधातु होगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन 1 में देखो कह रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये तो धातु में होता है, 4 नहीं होता, खाली इतना धातु में होता है। यहाँ 2, 3 आ गया तो ये भी तो धातु में आ जाएगा, अधातु होना चाहिए। तो 4, 5, 6, 7, 8, यस, ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्योंकि 4 में 4 आ गया, 5 फिर 1 भी 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु, तो मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पीतल, कांसा। तो पीतल तो नहीं होगा, पीतल एल्युमिनियम से तो नहीं बनता है, पीतल तो बनता है तांबा प्लस पिताजी, तांबा प्लस जस्ता से, तांबा प्लस जस्ता। कांसा बनता है, कांसा क्या होता है, कांसा बनता है, कांसा का टी यानी तांबा से बनता है, तांबा और टीन से कांसा बनता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जर्मन सिल्वर नहीं होता, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या है मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु, मैग्नीशियम हो गया या जर्मन सिल्वर।
नहीं तो इसमें मैग्नीशियम ही ऑप्शन मेरे सही लगा है, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट है दोस्तों इस क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि सल्फाइड एश को का सांद्रण किया जाता है। मतलब जो सल्फाइड एश है उसका सांद्रण किससे किया जाता है, किस क्रिया द्वारा? तो वो एक क्रिया है फेन उत्प्लावन विधि का जी, फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि मतलब फेन के द्वारा इसको निष्कासन, मतलब जितने गंदे पदार्थ है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह क्या कहलाता है? हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण की विधि, या फेन लवण विधि, या चुंबकीय पृथक्करण की विधि। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो क्या हो जाए? तो वो हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी चुंबक के द्वारा इसको क्या कहता है? अलग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबक के द्वारा इसको अलग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, जो धातु के ऑक्साइड ये सामान्यता क्या होते हैं? 2 पॉइंट यहाँ पे नोट करके रख लेना कि जो धातु के ऑक्साइड होंगे, जो धातु के ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे। क्या हो जाएंगे? जो धातु के ऑक्साइड होंगे दोस्तों वो हो जाते हैं क्षारीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय हो जाएंगे, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय हो जाएंगे, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधातु नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। तो धातु के क्या बोले? क्षारीय होना चाहिए। धातु का है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षारीय, या उभयधर्मी तो नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा, अम्लीय। अगर अधातु रहता तो अम्लीय हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो धातु के परमाणु हम बताते हैं कि धातु के परमाणु एक ही चीज़ बनाते हैं, धन आयन। क्या बनाते हैं? धातु के परमाणु धन आयन बनाते हैं, और अधातु के परमाणु ऋण आयन बनाते हैं। धातु के परमाणु धन आयन, क्योंकि धातु क्या करता है? अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम। क्या लेते हैं? सोडियम। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितने होते हैं? तो 11। अब सोडियम का 12वें कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे तो पहला में आएगा 2, दूसरा सेल में आ जाएगा 8, 2 आएगा, 8 आएगा, 10 हो गया, 1 बचेगा। तो क्या करेगा ये धातु, ये सोडियम कि अपने कोई भी धातु चाहता है, कोई भी तत्व चाहता है कि हमारे 12वें कक्ष जो हो वो पूरा तरह भरा हो, यानी हमारा सेल पूरा तरह भरा हो। तो इसका सेल यहाँ तक पूरा भरा है, तो ये बचा हुआ एक अगर ये कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये निष्क्रिय गैस, नोबल गैस बन जाएगा, यानी नोबल रहना चाहता है, यानी कोई अभिक्रिया नहीं करना चाहता, तो ये नोबल हो जाएगा। क्या करेगा? एक को त्याग देगा, और जैसे ही एक त्यागेगा तो क्या होगा? अगर कोई कर्ज देगा तो प्लस में रहेगा ना, कर्ज लेगा तो माइनस में रहेगा, लेकिन ई क्या करता है? एक त्याग देगा। तो जैसे ही त्यागेगा ना तो इसमें Na प्लस हो जाएगा। क्या होगा? Na प्लस का चार्ज पर, यही है आयन। तो धातु कैसा है? धन, ई प्लस हो गया तो धन आयन। अगर यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है वो क्लोरीन क्या होगा? क्लोरीन का ये होता संकेत होता है Cl। इसकी परमाणु संख्या कितना है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला सेल में 2 आएगा, समझ के 12वें कक्ष में किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी में जो भी सेल में उनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है 2n का स्क्वायर होता है। निकालना सिखा दे रहे, 2n का स्क्वायर। अगर पहला सेल है तो 2 लिखेंगे, n के जगह पर 1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर हम दूसरा सेल का देखें, दूसरा सेल K सेल का, M सेल का, अगर दूसरा सेल का देखेंगे तो दूसरा सेल में 2n का स्क्वायर होता है, 2 n की जगह पर क्या रखेंगे? अब दूसरा सेल है तो 2 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 होता है। अब 4 × 2 कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। तो दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर इसी तरह निकाला जाता है, अगर तीसरा देख ले जाए, तीसरा का, तो तीसरा यहाँ पे देखो, तीसरा सेल में क्या है? तो 2 रखेंगे, n स्क्वायर होता है। तो अब लिखेंगे तीसरा सेल है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 × 3 3 की 9, 9 दूनी कितना हो गया? 18 होगा। इसी तरह बढ़ता रहता है। 4 है तो 4 रखेंगे n की जगह पे। तो हमेशा अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 2n का स्क्वायर याद करिएगा दोस्तों। अभी हम क्लोरीन का एग्जांपल दे देते हैं। क्लोरीन Cl2 क्या है?
क्लोरीन इसका, अरे सॉरी दोस्तों, Cl2 क्या होगा, Cl क्लोरीन होता है Cl, इसके परमाणु संख्या कितना होते हैं 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला में 2 आएगा, अभी बताएं, दूसरा में 8 आएगा, 10 हो गया, फिर 10 हो गया, अब बचा कितना, अब 7, कितना जाएगा, तीसरा सेल में कितना जाएगा, 7 आएगा। हम बोले थे ना कि अधातु है, क्लोरीन का अधातु, इसके बाद तक में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, 4 होगा या 5 होगा, 3 से अधिक होना चाहिए, 4 5 6 7, इसे इतना आएगा, तो 7 आया। अब क्या करेगा, तो यहाँ पे तो ये पूर्ण बन गया, यहाँ पे भी पूर्ण बन गया, लेकिन यहाँ पे जो है ये पूर्ण नहीं बना, तो इसको चाहिए एक मिल जाता तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, इसका सेल पूरा तरह भर जाता। तो ये क्या करेगा, एक को इसमें से किसी धातु से या धातु से क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये पूरी तरह भर जाएगा। अब पूरी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन कर्ज ले लिया तो क्या होगा, अगर ये आयन बनाएगा तो क्या, क्लोरीन ऐसे लिखाएगा Cl, यहाँ पे -1 का चार्ज हो जाएगा, किसका, -1 का चार्ज हो गया, क्लोरीन पे -1 का चार्ज, यानी क्या हो गया, ये आयन हो गया, क्लोरीन आयन। और इसमें माइनस होने का नहीं, क्या है, माइनस को आप पढ़े कि माइनस होगा तो ऋणात्मक होता है, अगर क्लोरीन रहता तो ऋणात्मक होता, अधातु रहता तो ऋणात्मक होता। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा था कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के जो परमाणु बनाते हैं वो एक ही बनाते हैं, धन आयन। क्या बनाते हैं, धन आयन। अगर अधातु रहता तो ऋण आयन मारते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। तो 3 चीज़ें आप लिख ले, चाकू से नकली धातु को, किसको, नकली धातु, याद करें, नकली, न एन न कॉमा क ली एल आई ली, ये ट्रिक है, न क ली। एन से क्या होता है, सोडियम। अगर कहीं से सोडियम, 3 ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट देंगे। एन से क्या होता है, सोडियम, इसको चाकू से काट देगा। दूसरा के से क्या होता है, तो पोटेशियम, के से क्या हो जाएगा, पोटेशियम, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चाकू से काट सकते हैं दोस्तों। क्या चीज़ कर सकते हैं, तो चाकू से हम लोग काट सकते हैं, किसको, पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। और तीसरा होगा एल आई, लिथियम। ये 3 चीज़ है, ये इसको क्या कर सकते हैं, तो चाकू से हम लोग काट सकते हैं। तो 3 धातु क्या करना, न क ली। तो यहाँ पे देखो तीनों में से कौन दिया कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो अभी पढ़े थे न क ली, एल आई से लिथियम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल गया ऑप्शन नंबर जरा प्यार से देखो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम को क्या कर सकते हैं, हम लोग काट सकते हैं। लिथियम को क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं लिथियम को, क्योंकि इस चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये करा, बाकी और कोई धातु को हम लोग काट नहीं सकते। जैसे लोहा को काट देंगे क्या चाकू से, उसको काटने के लिए बहुत कड़ा होता है, उसको काटने के लिए क्या करेगा, तो बहुत मेहनत लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक, अभी पढ़ाए थे कि जो आयनिक यौगिक होगा उसमें धातु जरूर होगा। तो यहाँ पे देखो, पहला ऑप्शन में देखो जरा प्यार से, इसमें कार्बन क्या अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, ये तो आयनिक यौगिक होगा नहीं। दूसरा में यहाँ पे कार्बन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो तीसरा मिल गया ना, कि कैल्शियम, सी क्या धातु है। तो कभी भी धातु, आयनिक यौगिक में हमेशा धातु होना चाहिए। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। और डी में क्या हो जाएगा, डी जो है वो अधातु है। डी में दोनों अधातु है, तो ये तो आयनिक होने की नहीं, सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। सहसंयोजक बंधन यहाँ पे बना है। और ये बताना CH4 ये किसका सूत्र है। CH4 जो है ये किसका सूत्र है, क्या ये मेथेन का है, क्या ये एथेन का है। तो आप लोग जरूर बताना कि किसका सूत्र है, कमेंट में जरूर बताना CH4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट, आप लोग पढ़े होंगे कि 24 कैरेट का खरा सोना। क्या जी, 24 कैरेट का खरा सोना 24 कैरेट का है भाई। कितना कैरेट का, 24 कैरेट का ये है भैया खरा सोना है। कितना कैरेट का, 24 कैरेट का खरा सोना होता है। तो वही बोला कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो 24 कैरेट क्या है, तो इसको सोना को मापने की इकाई है। कैरेट क्या है, तो सोना को मापने की इकाई है 24 कैरेट। लेकिन बोला जाए कि आभूषण बनाने में कितने कैरेट का है, तो आभूषण यानी गहना कितने कैरेट का बनाया जाता है, तो गहना जो बनाया जाता है वो 22 कैरेट। कितना कैरेट का, 22 कैरेट। क्योंकि अगर 24 कैरेट का बना है तो ये बहुत मुलायम होगा। मुलायम होने के कारण क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी टच करेगा तो वह गहना टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो फिर समझ रहे हो कितना का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए शुद्ध सोना को, शुद्ध जो बोला जाता है
कि आभूषण बनाया जाता है, मतलब जो गहना बनाया उसमें 2 कैरेट अन्य चीज़ जैसे कॉपर या चांदी कुछ भी मिलाकर बनाया जाता है, जिससे वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, मतलब वो टूटता नहीं आसानी से। तो शुद्ध शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट। लेकिन आभूषण बनाने के लिए कौन सा कैरेट का? तो 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, याद करना दोस्तों। अगले क्वेश्चन ये कह रहा है कि पीतल है, पीतल क्या है? तो पीतल आप सुनेंगे पीतल, पीतल, पीतल यानी पिताजी क्या चीज? पीतल जो बना है, पीतल को याद करना, पिताजी यानी जो पीतल बना है ता प्लस जी से, ता से क्या हो जाएगा? तो तांबा, अजी से हो जाएगा जस्ता, यानी पी से होगा पीतल। तो पीतल बना है तांबा प्लस जस्ता से। आप लोग जान गए होंगे कि अब 2 धातु इसमें मिल गया तो क्या हो गया? मिश्र धातु हो गया। तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। अब बोलेगा पीतल में कौन कौन से धातु का मिश्रण है? तो तांबा प्लस जस्ता। तो पीतल क्या चीज है? पीतल का है, पीतल है एक मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। कहाँ मारिएगा दोस्तों? मिश्र धातु, क्योंकि इसमें 2 सा धातु मिला होता है इसलिए इसे मिश्र धातु कहते हैं। कौन कौन सा धातु इसमें है? तो तांबा प्लस जस्ता। याद कर लीजिए पीतल को पिताजी, क्या? पिताजी। तो ता से होता है तांबा, अजा से होता है जस्ता, यानी पी से होता है पीतल। पीतल कैसे बना है? तो तांबा प्लस जस्ता से। कांसा बोलेगा तो कांताटी, का से होता है कांसा, ता से होता है तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस तीन। कांसा किससे बना है? तांबा प्लस टीन से। और पीतल का बनता है तांबा प्लस जस्ता से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉक्साइट निम्न से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तभी बताए थे बॉक्साइट एक ही निकलता है, वो एल्युमिनियम निकालता है बॉक्साइट। जो बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम निकलता है। बार बार आ जाता है, मुंह उठा के बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अपने आप को कहने क्या समझता है? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो उपधातु यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफी क्या है? तो एफी धातु है। एफी क्या है? एफी धातु है। कॉपर भी धातु है। और उपधातु क्या हो जाएगा? कॉपर भी धातु है। सुबेडियम, यहाँ पे निकेल, निकेल तो एना है, निकेल, निकेल तो यहाँ पे सुबेडियम हो जाएगा। क्या दोस्तों? सुबेडियम क्या जी? एस बी। सुबेडियम क्या हो जाएगा? तो उपधातु हो जाएगा। सुबेडियम उपधातु हो जाता है, सुबेडियम। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? कौन चालक है? तो बोलना ए जी। क्या चीज? ए जी, ए जी याद करके रहना, ए जी। सर्वोत्तम चालक कौन है? तो ए जी। ए जी मतलब, ए जी मतलब होता है चांदी। सर्वोत्तम चालक बोलेगा कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा करंट किस में बता है? अगर बोले कि सबसे ज़्यादा करंट, करंट कहना चाह रहा है क्या चीज़? सबसे ज़्यादा करंट किस में बहता है? सबसे ज़्यादा करंट यानी इसमें फ्लो जो करेगा करंट, वो सबसे ज़्यादा किस में बहता है? तो इसी में, चांदी में क्या होता है? तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। किस में? चांदी में। चांदी में करंट क्या करता है? सबसे ज़्यादा फ्लो। तो बोला कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो मानना चांदी। अगर चांदी ऑप्शन में नहीं दे तो उसका संकेत दिया होगा, तो संकेत उसका होता है ए जी। क्या होता है? ए जी। इसकी परमाणु संख्या कितना होते हैं? तो ए जी का परमाणु संख्या, ए जी का परमाणु संख्या दोस्तों 79, 79 होता है ना। 79 तो लगे सोना का होता है, सोना का होता है दोस्तों 47। जो दोस्तों थोड़ा सा याद नहीं है अभी, तो ए जी मानना, ठीक है। ये परमाणु संख्या थोड़ा हम भूल रहे हैं, ठीक है, तो कभी बता देंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। कौन सा पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो वो एक ही पदार्थ है जिसका हम लोग गहना पहनते हैं, वो है गोल्ड यानी सोना। क्या है? वो गोल्ड यानी सोना है। ये क्या है? तो ऑक्सीजन से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। अगर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता तो ये काला हो जाता, काला हो जाता तो कोई इसका गहना पहनता। अगर लोहा काला नहीं होता, वो चमकता रहता तो सब कोई इसका गहना पहनते। लेकिन लोहा क्या है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, जिस कारण से लोग लोहा का गहना नहीं पहनते। लेकिन जो सोना है वो कहीं भी बिक दो, पानी में रख दो, आसमान में छोड़ दो, या कहीं भी रख दो, ज़मीन में पृथ्वी के अंदर गाड़ दो, वो सही पीला का पीला ही रहेगा। इसलिए जो ऑक्सीजन है वो कभी सॉरी दोस्तों, गोल्ड जो है यानी सोना जो है कभी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि अम्लगम किस मिश्र धातु है? मिश्र धातु है जिसमें एक धातु
हमेशा होता है। जो अम्लगम होता है वो अम्लगन एक मिश्र धातु है। आप लोग जानते हैं कि अम्लगम का है एक मिश्र धातु है, इसमें दो धातु होता है जिसमें एक धातु हमेशा होना चाहिए, वह धातु पारा है। पारा नहीं दोस्तों, वह धातु का हो जाएगा, वह धातु हो जाएगा सिल्वर तो नहीं, कॉपर नहीं, सोना नहीं, पारा ही है। क्या है वो, एक धातु होना चाहिए पारा, यानी एक धातु पारा होना चाहिए। अम्लगम में एक धातु क्या होता है, एक धातु पारा होता है, बाकी किसी और को मिलाकर बनाया जाता है अम्लगम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक आप लोग ज़रूर जाने से पहले वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह और जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय